नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न नेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार का वन शॉट। वैसे तो चैप्टर बड़ा नहीं है, ठीक है, इसके 2 ही लेक्चर थे जिसमें मैं कंप्लीट करा चुका हूं, पर आज एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? अंतिम वार सीरीज चल रही है। 20 घंटों में नैया पार, सामाजिक की नैया पार कराने के लिए मैं यहां पर हूं, जिसमें से आज ये एक और वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। पर जानते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बाजार में उपभोक्ता क्या है, उसका शोषण किस प्रकार से होता है, उपभोक्ता आंदोलन क्या है, अलग अलग प्रकार के जो अधिकार है, सुरक्षा सबका अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, और जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनमें किस प्रकार की सुधार की जरूरत है, सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अंतिम वार सीरीज के आज के इस वन शॉट को। बाजार में उपभोक्ता। देखो, बाजार में उपभोक्ता, एक बात हमेशा हम इस बात को ध्यान में रखिए कि जब मार्केट में हम लोग होते हैं, ठीक है, मार्केट जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बाजार, इस मार्केट में हम 2 प्रकार से हैं। एक तो पहले उत्पादक के रूप में, पहले उत्पादक के रूप में है, और फिर बाद में हम उपभोक्ता के रूप में। उत्पादक और उपभोक्ता में मतलब उत्पादक प्रोड्यूस करने वाले हम किसी सामान को बनाने वाले हैं, हम उत्पादन करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर वो कैसे है? तो भाई हम लोगों ने 3 क्षेत्र पढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आपके पापा मम्मी, आपके अंकल आंटी, आपके भैया भाभी, जो भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी क्षेत्र में, तो पहले वो उत्पादन तो कर रहे हैं ना। भाई आज मैं टीचर हूं तो मैं सेवा क्षेत्र में हूं, तृतीयक क्षेत्र में, मैं पहले उत्पादन कर रहा हूं, मैं किसी ना किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूं, फिर मुझे उससे इनकम हो रही है, और उसके बाद मैं बाजार में जाता हूं कुछ खरीदने के लिए। तो जब मैं बाजार में खरीदने के लिए जा रहा हूं, अपनी आवश्यकताओं की जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें खरीदने के लिए जा रहा हूं, तब मैं क्या बन जाता हूं? उपभोक्ता बन जाता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में हम उत्पादक भी हैं तो मार्केट में हम उपभोक्ता भी हैं, दोनों ही रोल हमारे रहेंगे। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है, तो उत्पादक के रूप में भी है और उपभोक्ता के रूप में भी हमारी भागीदारी है। वस्तु एवं सेवा के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। तो हम किसी ना किसी क्षेत्र में होते हैं, चाहे कृषि में हो, चाहे उद्योग में, चाहे सेवा में, तीनों क्षेत्रों में से किसी ना किसी क्षेत्र में हम लोग क्या है, उत्पादन का काम कर रहे हैं, और उत्पादन कर करके हम आय कमा रहे हैं, और आय जब पैसा हमारे पास आ रहा है, उस पैसे से फिर जो हमें जिस चीज की जरूरत होती है हम वो चीज खरीदते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मार्केट की फोटो दिखाई गई है जिसमें अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स हैं, 224 रुपीज में अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी सब्जियां ले सकते हैं। तो ये तो जो हमारी क्या है, यहां पर बताइए कौन सी वाली बात बताइए, उत्पादक की बात बताइए कि हम उत्पादक हैं। ओके, तो अब उत्पादक हैं तो उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु या सेवाओं को खरीदते हैं। जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु या सेवाओं को खरीदेंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे उपभोक्ता। उस समय हम लोग कहलाएंगे उपभोक्ता, दैट इज द कंज्यूमर। एक शब्द आता है कंज्यूमर और बायर, ठीक है, उपभोक्ता और बायर मतलब खरीदने वाला। भाई दोनों वैसे तो हम आम भाषा में देखते हैं ना, तो एक ही बात है, कंज्यूमर और बायर, कंज्यूमर और बायर। वैसे तो दोनों हम लोग देखें तो एक ही बात है कि बोला सर जो चीज मैंने खरीद ली वो मैंने इस्तेमाल कर ली। कंज्यूमर उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि जो उस चीज को इस्तेमाल करेगा वो कंज्यूमर। बायर वो है जिसने दुकान पर से खरीदा, वो बायर है। तो बोले सर बात तो ये कि कंफ्यूजन कैसे दे रहे हो आप? कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं। बात ऐसा है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है। ओके, मैं दुकान पर से गिफ्ट खरीद करके लाया, मैं गिफ्ट खरीद करके लाया हूं, मैं क्या हूं? बायर हूं। पर वो गिफ्ट में जिसका बर्थडे है उसको देने जाऊंगा, तो उस गिफ्ट का यूज कौन करेगा? जिसका बर्थडे है वो। तो कंज्यूमर कौन हुआ? वो इंसान हुआ। ओके, वो इंसान हुआ। जैसे कि मान लो आपके मदर फादर है, आपके मदर फादर ने आपके लिए एक ड्रेस खरीदा कौन है? आपके मदर फादर ने, वो बायर है। पर उसका इस्तेमाल कौन करेंगे? आप करोगे, तो आप कंज्यूमर। हाँ, कभी कभार बायर और कंज्यूमर एक ही हो सकता है। जैसे कि आपने आइसक्रीम की डिब्बी खरीदी और आपने खुद की खुद खा ली, पूछा ही नहीं किसी से, तो आप ही खरीदने वाले हो और आप ही खाने वाले हो। तो उपभोक्ता क्या है? जब हमें जिन भी वस्तुओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? हम उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती है। अंतिम वस्तुएं वैसे मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था अंतिम वस्तुएं क्या होती है, पर फिर भी बता देता हूं। देखिए, 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, और एक होती है अंतिम वस्तु।
दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक अंतिम वस्तु और एक मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु का मतलब क्या? अंतिम का सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंतिम है। जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? अंतिम है। आप आइसक्रीम लेकर के आए, आपने आइसक्रीम खा ली, वो अंतिम वस्तु है। आपने शर्ट खरीद ली, वो पहन ली, वो अंतिम वस्तु है। आपने पेन खरीदा, उसको यूज कर लिया, वो अंतिम वस्तु है। जिसका आप फाइनली यूज कर रहे हो वो अंतिम वस्तु है। पर मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? इस अंतिम वस्तु को बनाने में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हो रहा है वो सब कहलाती है मध्यवर्ती वस्तु। जैसे कि मान लो स्वीट्स। स्वीट्स का मतलब क्या होता है? मिठाइयां। अब ये जो मिठाइयां है ना, मिठाइयां भैया सबको बहुत पसंद होती है। मैं घर पे मैंने बोला आज है ना खोपरे वाली मिठाई लेकर के आना, खोपरे वाली बर्फी लेकर के आना। बहुत अच्छी बात है। जो खोपरे वाली बर्फी मेरे पास आई, जिसको मैंने खाया, जिसका मैंने उपभोग करा, वो क्या है? वो अंतिम वस्तु है। पर उस खोपरे की बर्फी को बनाने में दूध लगा होगा, ठीक है, जो कोकोनट पाउडर है जिसे हम लोग खोपरा बोलते हैं वो लगा होगा, ठीक है। तो ये जो ये सामान लगा है, दूध लगा होगा, मावा लगा होगा, ये सब क्या है? ये है अंतिम वस्तु, सॉरी ये है मध्यवर्ती वस्तु। इन सबको बना मिलाकर के क्या है? स्वीट बनाई गई। मैंने इस्तेमाल सिर्फ और स्वीट का करा है, मिठाई का करा है, वो अंतिम वस्तु है। और इसको बनाने में जितनी भी चीजों का इस्तेमाल हुआ है वो सब की सब मध्यवर्ती वस्तु है। ये बात और ध्यान रखिएगा, किसी इंसान के लिए अगर वो मध्यवर्ती वस्तु है तो दूसरे के लिए अंतिम वस्तु भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक चाय की दुकान वाला जब दूध खरीद के लाता है तो उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु है, क्या? दूध। पर अगर वही दूध हम लोग खरीदे और हम उसे डायरेक्ट पी लेते हैं तो वो कहलाएगी अंतिम वस्तु। वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी। तो अंतिम वस्तु का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि फाइनली यूज कर लिया जाएगा, उसे फाइनली यूज कर लिया जाएगा। उसका आगे किसी प्रकार का उत्पादन में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे हम किसी प्रकार के उत्पादन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक और अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि आज आप ये क्लास को देख रहे हैं, आपके पास अंतिम वस्तु क्या है? कि मनीष सर का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, ये अंतिम वस्तु। आपको यूट्यूब का वीडियो देखना है, उसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं। ये जो स्लाइड आप यहां पे देख रहे हैं, इमेजेस इतना लिखा हुआ, इसको बनाने में जो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं वो मध्यवर्ती वस्तु। उससे पहले जो टाइपिंग मटेरियल होता है वो मध्यवर्ती वस्तु। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मध्यवर्ती वस्तु, और उसके बाद ये एडिट होने जाएगा वीडियो, वो मध्यवर्ती वस्तु। आपके लिए अंतिम वस्तु क्या है? कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये जो दीदी है, इन्होंने पूरे बैग भर लिए हैं शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग कर करके आ गई है। सब जो खरीद करके लाई है वो अंतिम वस्तु खरीद करके लाई है। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। नियम और विनियम क्या होता है? नियम और विनियम अगर हम इंग्लिश में बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, विनियम है ये। एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं विनिमय, ठीक है, विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो वो विनिमय है, ये विनियम है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, किसी चीज को बदलना, तो वो है विनिमय। और रेगुलेशंस है, तो देखो क्या है, बाजार में जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो चीजें खरीदता है, जो इस्तेमाल करता है, उनके लिए है क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो उपभोक्ता होता है ना, वो अपने आप को कमजोर समझता है। कमजोर कैसे समझता है? जैसे मान लो आप मार्केट में गए, आप मार्केट में गए तो आपने ये बात देखी कि जो मार्केट में जो दुकानदार होते हैं ना, उनकी यूनियनें होती है, उनका संगठन होता है। जैसे कि भाई आप मान लो किसी जगह पे गए तो उन सारे दुकान वालों की एक संगठन होगा, यूनियन होगा। तो अब क्या है, वो सब तो एक हो जाते हैं, वो सब यूनाइट हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 10 दुकानें हैं, इस पूरे मार्केट में अलग अलग चीजों की 10 दुकानें, 100 दुकानें मान लो, इन सब ने क्या है, एक यूनिटी कर रखी कि भैया ये जो चीज बेचेंगे ना, ये सब हम लोग 1000 रुपये में बेचेंगे, ये सब जो बेचेंगे 1500 में बेचेंगे, ऐसा जो सामान है वो 2000 में। सब ने यूनाइट कर रखा है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो सब एक हो जाते, यूनाइट हो जाते। पर अकेला कौन है? अकेला उपभोक्ता है। क्योंकि मेरे साथ सामान 100 लोग और खरीद रहे हैं, पर हम यूनाइट नहीं है, हम एक नहीं है। ना वो मुझे जानता है, ना मैं उसको जानता हूं। पर ये दुकानदार तो रोज वहीं जाकर के बैठते हैं, रोज वहीं जाकर के बात करते हैं, रोज सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनकी यूनिटी है। तो अकेला जो पड़ता है वो कौन पड़ता है? उपभोक्ता पड़ता है। अकेला कौन पड़ता है? कंज्यूमर पड़ता है। तो जब वो कंज्यूमर अकेला पड़ता है, जो कमजोर है, उसको तो सहायता देना जरूरी है। तो इसीलिए सरकार ने कुछ कानून, कुछ नियम, कायदे, नियम विनियम बनाए। अब देखो बाजार में शोषण। बाजार में शोषण किस प्रकार से होता है? देखो ये चैप्टर बेसिकली ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोगों ने भी
बहुत बार फील कर रखा होगा कि भाई देखो, हम बाजार में जाते हैं, इस प्रकार के सामान हम लोग खरीदते हैं, किस प्रकार से मोल भाव करना होता है, बार्गेनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। अब देखो, जब हम बाजार में जाते हैं तो हमारा बहुत रूप से शोषण होता है। एक तो क्या होता है, कभी भी हम लोगों को बिल नहीं दिया जाता, ठीक है, हमें रिसिप्ट कभी नहीं दी जाती, रसीद कभी नहीं दी जाती कि ये लीजिए सर, आपने इतना इतना सामान खरीदा। हम मांग लेते हैं तो वो एक कच्चा सा बिल पकड़ा देता है एक पेपर पे लिख करके, हाँ भाई 3 शर्ट खरीदी, 5 जींस खरीदी, 2 बेल्ट लिए, ऐसे करके वो एक कच्ची रसीद हमें दे देता है। पर परमानेंट बिल नो, नहीं देता, हमें बिल नहीं देता। कभी कभार मान लो उसने, हमने ठीक है बोल दिया, नहीं कोई, हम भी इतने जागरूक नहीं है ना, देखो गलती तो हमारी भी तो है ना, हम भी इतने जागरूक नहीं, बिल नहीं दिया। अब उसके बाद क्या है कि मान लो कभी किसी कपड़े में डिफॉल्ट आ गया, जो भी सामान में लिखा गया डिफॉल्ट आ गया, कुछ कमी आ गई उसमें, फॉल्ट आ गया। तो अब जब फॉल्ट आया है, जो गलती हुई है, उस कमी आई है, वो जब मैं उसको दुकानदार को जाकर के बोलूंगा, देखो यार अंकल, ये आपकी जो शर्ट दी थे ना, ये तो फटी हुई है, ये तो यहां से फटी हुई है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई, तू यहां से मेरे पास देख के ले गया था, ये वो है, लाना फलाना ढिमका, बहुत सी बातें मुझे बता देगा, मतलब सारी की सारी वो ऐसा बोलेगा जैसे कि गलती मेरी ही है। फिर चल वो बोल देगा, चल ठीक है, ये भी बता तेरा क्या सबूत है कि तू मेरी दुकान से लेकर के गया। तो यार अंकल, कल आपने ही तो बोला था, हम बैठे हैं, बिल की क्या जरूरत है, तो आपने बिल दिया ही नहीं। तो बोले यार दे, ऐसे कैसे नहीं, हम तो सबको बिल देते हैं, ये देख हमारे बिल की फाइल भी, डायरी भी पड़ी है। अच्छा, ऐसी बात है। तो अलग अलग प्रकार से हमारा क्या है, सोशल मार्केट में होता है। अब हम उनको दबाव डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वहां का तो पूरा बाजार जो है यूनाइट है, एक है, ठीक है ना। हम लड़ने लग जाएंगे तो सारे एक जने मिलकर के मारने लग जाएंगे। और अगर यही उत्पादक थोड़े बड़े हो, शक्तिशाली हो, ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हो, पूंजीवादी कंपनियां हो, शक्तिशाली कंपनियां हो, तो और भी हमें क्या है, दबाव में ला देती है। जैसे कि मैं यहाँ मार्केट की इमेज आपको दिखाई है, अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल प्रभावित करते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस प्रकार से विज्ञापन जारी करते हैं, इस प्रकार से मीडिया पे एडवर्टाइज दिखाते हैं, लोगों को लगता है कि सब कुछ बेस्ट है, ये लोग जो चीज दे रहे हैं वो बेस्ट है। बस हम लोगों की जो कमी है ना, वो इतनी सी है, ठीक है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, अपो दीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो, मतलब खुद का प्रकाश करो। आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो वहां लिखा हुआ है या वो है, आप उस बात को इसलिए मानो कि आपने खुद ने चिंतन करा है, आप खुद सोचो समझो, आप खुद उस पर विचार करो, खुद उस पर मंथन करो, अगर वो सही है तो मानो, गलत है तो उसे त्याग दो। तो हम लोग भी क्या है, हम देखते हैं कि भाई विज्ञापन, अरे भाई साहब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखो बहुत ऐसे उत्साहित होते हैं, यार देखो वो चीज नई मार्केट में आई, हमें भी उसे खरीदना चाहिए। और फिर अगर उसे कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, अगर कोई बहुत ही बड़ी अच्छी सेलिब्रिटी कर रही है तो हम उसको और भी उत्साहित हो जाते हैं कि हमें खरीद लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल ना, अरे यार देखो उसका एडवर्टाइजमेंट तो ये इंसान कर रहा है, और वो उस चीज को फॉलो करता है कि हमें भी करना चाहिए, हम उसको खरीद लेते हैं। अगर वो कुछ भी साइड इफेक्ट करती है या वो कुछ भी कमी उसमें होती है तो हम लोग कंपनी में जाने की सोचते नहीं है, क्यों करें, हम इतना कष्ट उठा देंगे, कभी सोचा ही नहीं हमने। तो इस प्रकार से क्या है, ये विज्ञापन कर करके क्या है, लोगों में गलत राह, गलत संदेश देती है, युवा पीढ़ी को गलत राहों पे लेकर के जाती है, ठीक है। आज इतने जो तंबाकू के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, तंबाकू के जो एडवर्टाइजमेंट जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एनीवन, कोई भी हो, वो कर रहे हैं। मेरा सवाल इतना सा, क्या वो लोग यूज करते हैं क्या? वो नहीं करते, बट वो पब्लिक को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि देखिए साहब, सबसे कम इसमें तंबाकू होगा, ऐसा होगा, ये अच्छा है, ये बुरा। क्यों भाई, आप लोग यूज कर लो ना। ऐसे एग्रीमेंट्स के लिए तो पहले साइन करने से मना कर देना चाहिए। आप क्या सिखा रहे हैं देश को, पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एडवर्टाइजमेंट पे हमें कभी भी इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल दुकान पे जाए, अच्छे से अच्छा सामान खरीदे, उसे यूज करके देखें और फिर आप उससे संतुष्ट हो तो ले, ये एडवर्टाइजमेंट विज्ञापनों के चक्करों में ना पड़े। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। तो मीडिया से और अलग अलग चीजों से क्या गलत सूचना में मिलती रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक दूध की कंपनी ये कहती है, मिल्क कंपनी ये कहती है कि हमारा जो दूध है ना वो मां के दूध से भी बेहतर है। वाह वाह, यानी वाह, मां के दूध से भी बेहतर कैसे हो सकता है? 6 महीने
तक के बच्चे के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध है, और वो जब तक भी पीता है वो माँ के दूध से बेहतर कोई चीज कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो फिर आपकी कंपनी का दूध कितना ऐसे कैसे बेहतर हो सकता है। अब आते हैं उपभोक्ता आंदोलनों के बारे में। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता का आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ है। तो सामाजिक बल से क्या हुआ है, उपभोक्ता आंदोलनों का जन्म हुआ है। जो भी अनुचित व्यवसायिक कार्य चल रहे हैं उनके कारण हुआ है, हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हुआ है। चाहे भारत की बात कर लीजिए, चाहे विश्व की बात कर लीजिए, उपभोक्ताओं को जगाने में, उन्हें जागरूक करने में काफी लंबा समय लोगों को लगा है, ठीक है। किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए, अलग अलग तरीके से जागरूक कर रहे हैं, लेखन कार्य कर करके है, पेंटिंग्स बना बना करके, पोस्टर बना बना करके, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, सरकार का भी आता है जागो ग्राहक जागो, है ना, जागो ग्राहक जागो। पर ग्राहक बोलता है ना बाबा ना, अब भी तो वैसे भी सर्दी का मौसम है, क्यों जागना है, जो सामान आगे आने दो। हम कभी भी है ना उस चीज को सही से एनालिसिस नहीं करते हैं कि किस प्रकार से वो सही है या गलत। मतलब में मुझे बहुत दुख होता है, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन्हें तो हम बहुत सीरियस लेते हैं, पर जो एडवर्टाइजमेंट सरकार के द्वारा जारी होते हैं ना, जागो ग्राहक जागो ऐसे है, या और किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो सरकार चला रही है ना, उसमें हम लोग ध्यान ही नहीं देते। आखिर में बल्कि ये लिखा हुआ है, दिस इज द बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट, दिस इज द बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा हुआ भी आता है, पर ना सरकार ने दिया ना ना ना, ऐसा सोचना ही नहीं है। तो हम तो सिर्फ और जो जिस राह पे हम चल पड़े हम वही देखते हैं। अत्यधिक खाद कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो 1960 के समय में क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन का उदय होता है। क्यों होता है, खाद्य की कमी, खाद्य कमी मतलब जो खाने पीने के सामान है उनकी कमी आ जाती है, ठीक है। इनकी कमी आने के कारण ही तो क्या होता है, 1967 में हरित क्रांति होती है, ठीक है। 1960-70 के बीच में हरित क्रांति का दौर आता है। ओके, जमाखोरी, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो व्यापारी होते हैं वो जमा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 किलो गेहूं, जैसे आज मैं व्यापारी हूं, मेरे पास 100 किलो गेहूं है, मुझे पता है मैं अभी है ना मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं बिल्कुल भी अभी नहीं बेचूंगा इस गेहूं को। मैं जब भी कोई भी मेरे पास आएगा दुकान पे कि भाई यार गेहूं है, मैं बोल दूंगा नहीं यार गेहूं नहीं है। अभी जो गेहूं की कीमत है वो कीमत है 1 किलो जो गेहूं है वो 30 रुपए का है, 1 किलो गेहूं 30 रुपए का है, ठीक। अब मैंने ये बोल दिया कि नहीं है, ठीक है, वो दूसरी दुकान जाएगा, दूसरी दुकान से खरीद लेगा। 2 महीने 3 महीने बाद पूरे मार्केट में से क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा खत्म। पर अभी भी फसल के कटने में 4 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है। अब मैं है ना मैं बोलूंगा आओ मेरे पास पड़ा है गेहूं। तो अब जो भी जिसको गेहूं तो चाहिए, तो भैया अब पहले 1 किलो ये क्या है 30 रुपए का मिल रहा था, अब ये 1 किलो में 100 रुपए का बेचूंगा। अब मैं ये क्या है 1 किलो 100 रुपए का बेचूंगा और 100 करके मैं 10,000 रुपए जो है वो मैं कमा लूंगा। ये क्या है, जमाखोरी है, ये सामान को रोक करके जमा कर लेना और फिर से बाद में बेचना, ये क्या है, कालाबाजारी है। खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल में मिलावट तो आप लोगों ने सबने देखी है कि किस प्रकार से जो व्यापारी है वो मिलावट करते हैं। 70 के दशक में तक उपभोक्ता संस्था वृत्त स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। तो वृत्त स्तर का होता है लार्ज स्केल पे, फिर बड़े लेवल पे काम होने लगा। 1960 में तो उदय हो चुका था, शुरुआत हो चुका था, उसका धीरे धीरे उपभोक्ता अधिकार के संबंधित जो मामले वो बढ़ने लगे, ठीक है। लेखन लिखने का काम होने लगा, प्रदर्शनी का आयोजन करा गया, ये सारे काम होना शुरू हुए। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, और ये जो बड़ा कदम उठाया गया ये था कानून बनाना। कोपरा कानून सरकार लेकर का ही क्या है, इसका नाम है कोपरा, कोबरा नहीं कोपरा, ठीक है। जिसका इंग्लिश में तो अगर हम लोग फुल फॉर्म लिखेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो CO कंज्यूमर को दिखाता है, PR प्रोटेक्शन को दिखाता है और A एक्ट को दिखाता है, ठीक है। और ये कब आया है, ये आया है 1986 में, 24 दिसंबर 1986 में ये आया है। ओके, अब अगर सी के हिंदी में बात करें तो देखो कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सरकार लेकर के आती है।
ये उपभोक्ता सुरक्षा लिख दीजिए, यह संरक्षण लिख दीजिए, एक ही बात है। अधिनियम 1986 कानून का बनना जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। सुरक्षा सबका अधिकार, अब इसमें कुछ अधिकार मिले। सबसे पहले सुरक्षा सबका अधिकार। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तु के बाजारीकरण और सेवा की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होती है। देखो, सबसे पहले जो जरूरी है वो हमारी सेफ्टी है। हमारी सेफ्टी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कोई भी ऐसा सामान खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा अगर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम उस चीज से सेफ रहें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई मेडिसिन लेने, कोई दवाई लेने गए और अगर आपने उस पर ये नहीं देखा कि वो एक्सपायरी डेट की है या नहीं है, तो वो आपको साइड इफेक्ट कर सकती है, आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपका अधिकार है कि आप सुरक्षित रहें, तो आप जान लें कि उस पर क्या क्या है। ओके, इसी प्रकार से जैसे आपने कोई गैस सिलेंडर खरीदा, तो गैस सिलेंडर को आप बिल्कुल सुरक्षित होकर के देखें कि भाई उसमें से गैस लीक तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे कोई भी चीज या कोई भी सेवा जब हम लोग लेते हैं तो हमें सुरक्षा का पूरा अधिकार है कि हमें सुरक्षित हो। जैसे कि यहाँ पे जो चित्र दिखाया वो कस्टमर के बारे में दिखाया। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। तो जो उत्पादक हैं, जो उत्पादन करने वाले हैं, उनके लिए बात जरूरी है कि वो नियम और विनियमों का पूरा पालन करें। उत्पादक कौन है? जो प्रोड्यूस करें, जो किसी ना किसी क्षेत्र में, कृषि में है, उद्योग में है या सेवा क्षेत्र में, वो इस बात का ध्यान रखें कि नियम और विनियम जो सरकार ने बनाए वो सारे के सारे ध्यान में रहे। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत है। तो बहुत सी वस्तुएं ऐसे हमने बताया, दवाइयां हैं, गैस सिलेंडर हैं, ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जब हम खरीदते समय हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरा है वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी पाने का हमें पूरा अधिकार है। क्यों? देखो, जब वस्तु और सेवाओं के बारे में हम जानकारी पाएंगे तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे, तभी तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हमें ये जानकारी पाने का ही अधिकार नहीं होता तो हम सुरक्षित कैसे हो पाते हैं? तो वस्तु और सेवाओं की जानकारी के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी भी चीज का पैकेट खरीदा, जैसे आप मान लीजिए आप मेडिसिन ही ले रहे हैं, मेडिसिन के जो बॉक्स आता है उस बॉक्स पर भी है ना काफी चीजें लिखी हुई होती है, जैसे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है? उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं उस दवाई में, या आप कोई भी सामान खरीदते तो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। ओके, उसकी कौन सी डेट को वो बना है, कौन सी डेट को वो एक्सपायर होगा, ठीक है, वो कहां पे बना है, जो उसका एड्रेस है वो क्या है, हर बात उसकी जो है उस पर लिखी हुई होगी, जिससे कि आपको जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। ये जानकारी उस वस्तु के अवयव जैसे यहाँ पे देखो जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिखे हुए हैं, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, कब बना है वो, खराब होने की अंतिम तिथि कब है, और वस्तु बनाने के पते के बारे में पता चलता है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग भी कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, अगर उसको कोई नुकसान होता है या उसको मुआवजा पाने का मतलब कंपनसेशन, पैसा पाने का उसको पूरा अधिकार है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। देखिए, मुद्रित मूल्य या जिसे हम लोग एमआरपी बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसे हिंदी में कहा जाता है। आप अगर जैसे मान लीजिए कोई सामान है उस पे एमआरपी लिखा हुआ 100 रुपए, और अगर आपसे दुकानदार बोले भैया ये तो 120 रुपए का है, तो आप उसको बोल सकते हो भैया जब लिखा हुआ 100 है तो आप 120 क्यों ले रहे हो। तो आप उससे ये बात कह सकते हो कि भैया आप ज्यादा ले रहे हो, गलत है ये तो ये भी आपका अधिकार है। पर जिस बात में मुझे बहुत हंसी आती है कि आप 100 से कम देने की बात कर सकते हो, कि 90 में दे दो ना, तो उसका अधिकार नहीं है। तो 90 में दे दो यार, आप 90 में देने को तैयार हो और उसने 20 मांग लिया, आप वो ज्यादा देने को तैयार नहीं हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर आप कभी उपभोक्ता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप भी कहीं ना कहीं उत्पादक है, आप भी कहीं ना कहीं उत्पादक है। हम जो सामान खरीदने जाते हैं ना, हमें वो महंगा लगता है, और जो सामान हम बनाते हैं ना वो सस्ता लगता है बस। ठीक है ना, वो काम सस्ता लगता है। जैसे आज मैं मान लो पढ़ा रहा हूं, मुझे लगेगा यार पढ़ाने में क्या कमाई है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। बिल्कुल ही ऐसा सुस्ती हो गया धंधा, कौन पढ़ता है आज के जमाने में, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट बचा ही नहीं। और अगर यही बात में एक किसी के पास दीपक लेने के लिए भी चला जाओ ना, जो मिट्टी के दिया थे वो लेने चलो, अरे एक दीपक 5 रुपए का, ना ना, कितना महंगाई हो गई, कितनी महंगाई हो गई। और ये नहीं पता मैं कितनी फीस ले रहा हूं, मैं कितना बच्चों से अर्न कर रहा हूं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो मुझे हर इंसान, मेरी बात नहीं, हर इंसान को क्या होता है, खुद का काम लगता है कि बहुत कम पैसा है, और जब दूसरे का हम चीज खरीदते हैं ना तो हमें लगता है कि बहुत ही
महंगाई हो गई है, तो हम लोग कम की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे ये दीदी है और भारतीय नारी तो भैया सब पे भारी। मैं सच में पर्सनली बताता हूँ, मेरी मम्मी का, मेरे भाभी जी उनका, वो मतलब जाते जाते भी ऐसा है कि इंसान बोल ही देगा कि हाँ ले जाओ भाभी जी आप जितने में बोल रहे हो। नहीं तो भैया ऐसा इतना सुना सुना करके कोई ये चीज 1000 की है क्या, मैं तो 500 दूंगी, 500 लेने तो लो, वो भी फाइनली दे ही देता है। और हम जैसे जो पुरुष जाती है वो क्या करती है, भैया 900 ले लो यार, नहीं नहीं यार भैया 1000 ही लो, तो 1000 लो। दूसरी बार तो बोलते नहीं बार्गेनिंग के लिए। तो ये दीदी ने सस्ते में काम कर करके इतना सारा सामान भर कर दीदी ला चुकी है। उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है, ये अधिकार है, ठीक है। आप मोल भाव कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा ले तो आप उस पर बोल दो अरे कंज्यूमर कोर्ट में चली जाऊंगी, नहीं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, ठीक है। और अगर कम दो तो अच्छी बात है। अब सूचना पाने का अधिकार। सन 2005 12 अक्टूबर 2005 को संसद में भारत सरकार ने कानून को लागू करा जिसे कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार, ठीक है। इसमें आपको क्या अधिकार है कि जितने भी सरकारी विभाग है, जो भी सरकार के अंडर में कार्यालय हैं, उसमें से आप चाहो जो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, आपको बिल्कुल वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पर कुछ गोपनीय सूचना होती है, जैसे मिलिट्री आर्मी की कोई सूचना है, न्यायपालिका की है या सरकार की कुछ ऐसी बातें गोपनीय है जो प्राइवेट रखनी है, वो आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। एक दिन शांत सर के पास फोन आया, ठीक है। उन्होंने बच्चे ने कुछ पूछा शांत सर से, शांत सर ऐसी बात है। तो शांत सर ने बोला यार अब भी नहीं हो सकती उन टीचर से किसी से बात। तो बोला क्यों नहीं हो सकता। तो सर ने बोला यार नहीं बता सकते। तो बोला हमें मनीष सर ने सूचना का अधिकार पढ़ाया, हमें अधिकार है सूचना पाने का ठीक है। तो शांत सर मुझे कह रहे थे, बोले मनीष सर कहाँ यार आप इतना बच्चे को पढ़ा रहे हो कि वो कह रहे हैं सूचना पाने का अधिकार, आप हमें बताओ कि क्यों बात नहीं हो सकती। तो इतना मत करा करो, सरकारी विभागों पर ही है, ठीक है, प्राइवेट में नहीं है। अब आ जाते हैं चयन के अधिकार का उल्लंघन। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो या किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसका सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार है। तो हमेशा इंसान को चुनने का अधिकार है, चूज करने का अधिकार है कि वो चुन सके कि भाई मैं ये चीज मेरी है, उसमें से जो भी, जैसे 10 चीजें अगर सामने रखी हुई है तो वो 10 को में से एक को चूज कर सके, मैं ये वाली लेकर के जाऊंगा। चुनने का अधिकार है। क्यों चुनने का अधिकार है? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो चीज खरीद सकता है। अब जानते हैं इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए। तो जो अब उपभोक्ताओं के साथ अगर गलत हो जाए तो फिर न्याय पाने के लिए कहां जाना होगा। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध शर्ती पूर्ति निवारण का अधिकार है। शर्ती पूर्ति, शर्ती क्या होती है, जो आपको नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने और उसका निवारण करने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। कोपरा के अंतर्गत तो उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, मतलब न्यायालय स्थापित करे गए जो है स्थापित करे गए। सबसे पहले जिला न्यायालय, जिसे हम जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक का कोई नुकसान है तो आप जिला न्यायालय में चले जाइए। राज्य अदालत, ये 20 लाख से 1 करोड़ तक का नुकसान है तो आप इसमें जा सकते हैं, इसे हम राज्य आयोग भी कहते हैं। और राष्ट्रीय अदालत 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई भी नुकसान है तो फिर आप यहां चले जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और अगर जैसे मान लो आपने पहले यहां पे अपील करी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप यहां पे भी जा सकते हैं। अगर आपको यहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप यहां भी जा सकते हैं। अगर आपका 20 लाख से जैसे मान लो 50 लाख का नुकसान है तो आपको यहां सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप यहां भी जा सकते हैं। अब आपका 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान है तो आपको यहीं जाना है, ऊपर वाले में नहीं जा सकते, इनमें नहीं जा सकते। हाँ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आप बिल्कुल जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई नहीं रोकेगा। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। ये क्या है, प्रतिनिधित्व मिल गया है इंसान को कि अपना प्रतिनिधित्व कर सके, अपनी बात रख सके न्यायालय में। और हमें हमेशा क्या बोलता हूं, एकीकृत न्यायपालिका रही है हमारी, ठीक है। चाहे किसी भी व्यवस्थाओं में देख लो, एकीकृत न्यायपालिका है हमारी, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है कि अगर जिला स्तर का मामले आप सोल्व नहीं करो तो आप राज्य पे चले जाओ, राज्य का नहीं तो आप राष्ट्रीय वाले पे चले जाओ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या है? जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बात यह है कि जागो, जागो मोहन प्यारे, जागो, अब तो जागो। जब हम विभिन्न वस्तुएं सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अधिकारों के प्रति सचेत रहे। जो भी हमारे अधिकार है, इसमें सुरक्षा का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है हमें, ठीक है। ये जो सभी अधिकार है ना, इनके बारे में हम सचेत रहे और तब हम अच्छे और बुरे में फर्क कर पाएंगे। जब हमें सारे अधिकार बताएं, जब हमें सारी बातें पता होगी, तभी तो हम अच्छे को चुन पाएंगे, श्रेष्ठ को चुन पाएंगे। निपुणता और ज्ञान, निपुणता का मतलब होता है एक्सपर्टाइजेशन। आप जो सामान खरीदने जा रहे हो ना, उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, आप पूरा एक्सपर्ट होने चाहिए कि हाँ भैया ये सामान ऐसा होगा, इसकी इतनी कीमत होगी, इतने इतने मिल जाएगा। ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1986 में भारत की संसद से यह कानून पास कर दिया गया था।
1986 में इसी दिन भारतीय संसद से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जैसे कि मैंने वहां पर संरक्षण लिखाया था, आप संरक्षण सुरक्षा कुछ भी लिख दीजिए, एक ही बात है। भारत पूरे दुनिया में से एक ऐसा देश है जहां पे उपभोक्ताओं के लिए भी विशिष्ट स्पेशल अदालतें हम लोगों ने खोल रखी है, एक बहुत अच्छी बात है। अब आती है कि कुछ सुधार की जरूरत है। जो कोपरा का नियम आया है ये और बाकी जो उपभोक्ताओं अधिकार हमने बात करे थे, इनमें कुछ सुधारों की जरूरत है, कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले जो जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही ये जो प्रक्रिया है ना, बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसमें और बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ये जो कमियां हैं ये दूर होनी चाहिए। वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, ये रहा वकील अंकल, तो इनका हमें सहारा लेना पड़ता है। वकील अंकल क्या है भैया, पैसे लेते जाते हैं, केस चलता जाता है। तो इंसान ने जितना लॉस दुकानदार से नहीं खाया ना, उतना लॉस तो वकीलों से खा लेता है, तो बहुत नुकसान हो जाता है। मुकदमे अदालती कार्यवाही में काफी समय से चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, बात तो हम लोग देखते हैं। रसीद नहीं दी जाती, यह हमारी भी गलती है कुछ थोड़ी बहुत, हम मांगते ही नहीं, रसीद मांगते नहीं। जो दुकानदार होता है तो हम उससे रसीद मांगते नहीं, वो रसीद देता भी नहीं। अब जब वो रसीद नहीं देता ना, तो हमारे पास कोर्ट में जाकर के कोई प्रूफ नहीं होता शो करने का कि हाँ भाई देखो, हाँ ये इससे हमने सामान लिया था और ये सामान ऐसा निकल गया। खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है और काफी बार हम क्या करते हैं, छोटे जो फुटकर की दुकान है, जो फुटपाथ पे लगा करके बैठते हैं, हम उनसे सामान खरीदते हैं, वो सस्ते में सामान दे देते हैं, पर वो रसीद का कोई ऐसा झंझट नहीं रखते। तो हम कभी कभार उन पर भी किसी प्रकार का केस नहीं कर सकते कि देखो भाई आपने हमारे साथ कुछ गलत करा। क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो जो अभी कानून है जैसे कि कोपरा है, तो कोपरा भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, सही से स्पष्ट कानून नहीं है, तो और भी हमें कानून सही करने होंगे। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। तो जो श्रमिक है, जो मजदूर है, तो उनके जो असंगठित क्षेत्र में है उनके लिए कानून बने हुए हैं, पर वो अभी भी कमजोर है, वो कानून सही से लागू नहीं हो रहे। स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। तो हमें जरूरत किसकी है कि हम सभी उपभोक्ता मिलकर के एक युक्त संघर्ष, एक साथ मिलकर के संघर्ष कर सकें, तभी जाकर के हमें क्या है सफलता मिल पाएगी और उपभोक्ता हमेशा सुरक्षित रह पाएगा। इसी के साथ जो ये वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे मैं इकोनॉमिक्स की पूरी मैराथन ले चुका हूं 5 चैप्टर की। 2 घंटे में पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट करा रखे, आप वो देखिए। 100 MCQ की मैराथन ले रखी है, वो भी देखिए। पॉलिटी कंप्लीट करा रखी है, वो मैराथन भी देखिए। और बाकी वन शॉट तो चल रही हैं, वीडियोस हैं, वो देखिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लर्न एंड शेयर को। कोई प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में पूछे और हमारा उत्साहवर्धन सदैव करते रहें। आपका प्यार सदैव हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।